तारे की हर हलचल, बात पटना से दिल्ली तक, नजरों से टटोलेंगे, धड़कनों से गुजारेंगे, सबूतों पर कसेंगे, उदाहरणों से संवारेंगे। आवाज नहीं आ रही। मुद्दा होगा आपका और बहस भी आपकी। देखिए आपकी बहस विद चंदन, रमाकांत चंदन के साथ एनबीटी बिहार पर। नमस्कार, एनबीटी पर मैं रमाकांत चंदन आपकी बहस में आपके साथ। आपकी बहस में आज हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस के वरीय नेता आनंद माधव जी, जदयू के वरीय नेता मोहम्मद वसीम भाई और डॉक्टर आलोक जी जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं ओवैसी के बिहार आगमन पर। ओवैसी जी 18 और 19 मार्च को सीमांचल में आ रहे हैं। सीमांचल में उनके प्रभाव को आपने 2020 में भी देखा, इसके पहले भी देखा होगा। एक सवाल उठता है, आखिर ऐसी क्या बात है कि सीमांचल से अमित शाह भी शुरुआत कर रहे हैं, सीमांचल से महागठबंधन की भी रैली होती है और अधिकार यात्रा अब ओवैसी जी फिर पूर्णिया से करने वाले हैं। तो ऐसे में क्या ओवैसी जी की जो कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण स्थिति बिहार में बनने जा रही है, तो वो किस तरह से बनेगी, क्या वो किसको फायदा पहुंचाएंगे, किसको नुकसान पहुंचाएंगे, ये जाहिर है सारे प्रश्न है जिससे हम आपसे जानना चाहेंगे। और हम अपना रुख करेंगे कांग्रेस के वरीय नेता आनंद माधव जी से। आप ओवैसी जी के जी हम फिर आपके पास आएंगे। हम आलोक जी से, आपने सुना आनंद माधव जी को, मोहम्मद वसीम भाई जी को भी सुना आपने, क्या लगता है ओवैसी सिर्फ फ्यूज बल्ब है? रमाकांत जी, मोहम्मद वसीम साहब या कांग्रेस के जो हमारे नेता जी, वो क्यों मानेंगे ओवैसी की शक्ति को? और क्यों मानेंगे? जैसे भी मोहम्मद साहब ने कहा, वसीम साहब ने, कि वो जो कंफ्यूज लोग हैं, जो फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, ये तो लोकतंत्र की परिभाषा को बदल दे रहे हैं। लोकतंत्र की परिभाषा में तो ऐसी कोई बात है नहीं है। आदर्श रूप से भी, प्रैक्टिकल रूप से भी सभी को कहीं भी चुनाव लड़ने का एक संवैधानिक अधिकार है। ओवैसी के पास क्या ये संवैधानिक अधिकार नहीं है कि वो कहीं से भी चुनाव लड़ सके? और जनता अगर मत देती है तो फ्रस्ट्रेटेड लोग होते हैं मत देने वाले किसी को। ये कह के आप जनता के कि कम पढ़े लिखे लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग के पास क्या राजनीतिक समझ नहीं होती? इसी देश से कम पढ़े लिखे लोगों ने इंदिरा गांधी को उखाड़ के फेंक दिया था। इसी देश के कम पढ़े लिखे लोगों ने लालू यादव को मुख्यमंत्री बनाया इसी प्रांत के। तो इसलिए ये कह देना कि कम पढ़े लिखे लोग हैं और वो फ्रस्ट्रेटेड हैं तो ऐसी को वोट दे देंगे, ये ऐसे ही है जैसे कि मेमना सिंह के आ जाने पर अपनी आंख बंद कर लेता है भेड़िए के आ जाने पर। ओवैसी ने प्रभाव दिखाया है। 5 सीटें जीती नहीं 24 में से सीमांचल की। और ओवैसी का अपना एक प्रभाव है, उसको आप नकार नहीं सकते। आप ये जरूर कर सकते हैं कि ओवैसी की काट क्या निकाले। आप ये नहीं कर सकते कि बीजेपी का वोट कटवा। ऐसे तो फिर जो भी छोटे दल हैं लोकतंत्र में, तो आप उनके चुनाव लड़ने के अधिकार से आप उन्हें वंचित कर देंगे। रमाकांत सर, छोटा दल है, वो किसी न किसी का वोट काटेगा। आप उसे वोट कटवा कह के या उस छोटे दल की शक्ति को क्यों सीमित कर सकते हैं? वो ऐसी भारत की एक उभरती हुई राजनीतिक सच्चाई है। आप उन्हें माने या ना माने, मोहम्मद अली जिन्ना से तुलना नहीं करता, लेकिन एक बात बताऊं, 1907 के बाद मोहम्मद अली जिन्ना को 1935 तक, 1935 तक, इवन 1940 तक कोई सीरियसली नहीं लेता था। 1940 तक मोहम्मद अली जिन्ना के पाकिस्तान के नाम पर लोग हंसते थे। 40 में हंसने वाले लोग 47 में मोहम्मद अली जिन्ना ने इस देश के 3 टुकड़े एक तरह से करा दिए वर्तमान में। तो इसीलिए किसी पर हंस करके उसके खतरे को कम नहीं किया जा सकता। रमाकांत सर, ओवैसी भी है, लेकिन इस देश की राजनीतिक सच्चाई है। ये बात कांग्रेस को भी मान लेनी चाहिए अगर माने, और ये बात जेडीयू को भी मान लेनी चाहिए, वरना फिर जब वो समय के साथ बड़े हो गए तो आपको फिर उनका विकल्प निकालना और मुश्किल हो जाएगा। जी आलोक जी, हम आनंद माधव से आपसे जानना चाहेंगे। एक सवाल तो उठता है कि ओवैसी आते हैं, 24 जगह लड़ते हैं, 50,000 से ज्यादा वोट लाते हैं और 5 सीट जीतते हैं, फिर 4 राजद में चला जाता है। तो आखिर वो जो ओवैसी की पार्टी में जो जाते हैं और जो जनता उन्हें वोट देती है, वो क्या इस बार उसी तरह बिहेव करेगी उन लोगों के साथ जो पार्टी छोड़ करके राजद में चले गए? क्या ओवैसी की स्थिरता वो सीमांचल में रहेगी? जी देखिए रमाकांत सर, जब भी कोई नई पार्टी किसी राज्य में विस्तारित होती है
तो इस तरह की गतिविधियां होती हैं। आरजेडी ये संदेश देना चाहती थी कि भले तुम्हें 5 विधायक बने मिले हो, लेकिन 4 तो हमने खींच लिए, लेकिन वोटर थोड़ा खींच लोगे। आरजेडी वोटर कहां से खींच लाएगी? नेता खींचे जा सकते हैं। 5,23,000 मत मिला सीमांचल में, 5,23,000 मत। अब आप इसको इससे तुलना करें कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में एक विधानसभा सीट जीत पाती है, 2.25% के आधार पर मत है उत्तर प्रदेश। तो हम क्या कहें कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश से वोट कटवा है? ऐसा तो नहीं कह सकते। क्या कांग्रेस को भी हम उत्तर प्रदेश वोट कटवा माने? अगर इस पैरामीटर पर कि कम मत है और कम सीटें जीती हैं, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कितनी सीटों में लड़ी थी? एक भी जीती व्यक्तिगत कारणों से। 2.25% मत है। ओवैसी को मैं बार बार करूं, मैं चुनाव लड़ने की बात को मना नहीं कर रहा हूं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा कि ओवैसी अगर बिहार में आके लड़ते हैं और आप उन्हें कहते हैं कि वो किसी काम के नहीं है, वोट कटवा है, आप कहते रहिए। 5 सीटें जीती है बिहार में, 5,23,000 मत मिले हैं थोड़े से प्रयास पे, तो आप उसको निकले। क्योंकि अगर ओवैसी थोड़े भी सफल होते हैं तो नुकसान किसको? बीजेपी को। नुकसान तो जेडीयू आरजेडी गठबंधन को है। तो अलर्ट इनको रहना है। हाँ, हालांकि जेडीयू की जो हमारे भाई हैं, ये कैमरे में कैसे स्वीकार कर लेंगे कि ओवैसी आएंगे तो बहुत, लेकिन मैं तो राजनीतिक विश्लेषक हूं, मैं तो सच बताने की कोशिश करूंगा। और जेडीयू के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता होने के नाते इन्हें कहना भी नहीं चाहिए, लेकिन ओवैसी बिहार की बढ़ती हुई सच्चाई है। वो जीत पाए ना जीत पाए, लेकिन जेडीयू आरजेडी और कांग्रेस अगर गठबंधन पे रहती है, उसको नुकसान जरूर पहुंचाएंगे। आप रमाकांत साहब एक बात बताएं आपको, 75 सीटों के साथ आरजेडी नंबर 1 की पार्टी थी और 74 सीटों के साथ बीजेपी नंबर 2 की पार्टी थी। हालांकि 4 मिलाकर के वो आंकड़ा दूसरा हो गया, लेकिन चुनाव में केवल 1 सीट से आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी थी। तो आप समझिए कि यार ओवैसी 10-15 सीटों पर भी प्रभाव डाल देते हैं तो बिहार का चुनावी गणित क्या होगा, ये बात समझना होगा। पूर्वांचल में बीजेपी 1 लोकसभा सीट जीत पाई थी, लेकिन अगर वो 4 लोकसभा सीटों में थोड़ा भी प्रभाव डालते हैं तो उसका नुकसान आरजेडी जेडीयू कांग्रेस गठबंधन को होगा। इसकी काट, ओवैसी की काट इनको निकालना पड़ेगा आरजेडी जेडीयू गठबंधन को। ये कहने के सिवा कि वो कोई प्रभाव नहीं डालेंगे, मीडिया में कहने के लिए अच्छी बात है, लेकिन इसका सीरियस प्रभाव, सीरियस काट ओवैसी का साथ निकालना चाहिए कांग्रेस जेडीयू आरजेडी गठबंधन। क्या होगा ओवैसी फैक्टर का आगामी लोकसभा चुनाव में और विधानसभा में प्रभाव? जी देखिए, मैं तो हमेशा मानता हूं कि जो व्यक्ति पास्ट में काम करता है उसके आगे, क्योंकि इसके पहले ओवैसी एक भी सीट नहीं जीत पाए थे, फिर इस बार 5 सीटें जीते, तो वैसे इससे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर जेडीयू और आरजेडी मिल करके उनको काउंटर कर पाते हैं और 1 सीट या 0 सीट पर लेके खड़ा कर देते हैं तो जेडीयू आरजेडी के लिए बहुत अच्छी बात है। इसमें इससे अच्छा क्या हो सकता है कि ओवैसी के प्रभाव को न्यून कर दे। लेकिन हमने देखा कुर्मी की विधानसभा चुनाव में अगर ओवैसी नहीं लड़ते तो शायद जीत हार भी का अंतर ही बदल जाता लगभग। तो ये मान के चलिए कि ओवैसी प्रभाव डाल रहे हैं, लेकिन आप इन्हें क्यों लिए कि बीजेपी से उनकी साठगांठ है? नहीं आलोक जी, यहाँ पर हम कहेंगे कुरहन्नी, नहीं थोड़ा करेक्ट कर लीजिए। कुरहन्नी विधानसभा में जो असदुद्दीन ओवैसी साहब के जो लोग खड़े थे उनको 2900 के करीब वोट आया था और वहां वो प्रभाव नहीं डालने में नाकामयाब रहे थे। और कुरहन्नी की बात करें, गोपालगंज की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं कुरहन्नी की बात कर रहा हूँ कि वहां वो प्रभाव डालने में कामयाब नहीं हुए। 3600 वोटों से जीती थी और 2900 वोट मिले थे एआईएम को। यानी अगर ये एआईएम नहीं खड़े होते तो जीत का अंतर 700 होता। क्या ये प्रभाव? ठीक है जी बिल्कुल जाहिर है। अब चूंकि समय समाप्त हो रहा है, मैं समाप्त करता हूँ। ओवैसी एक फैक्टर है